मैं रोज अपने मरे हुए पति की कमीज को अपने सीने से लगाकर सोती, मगर सारी रात मुझे कोई चीज़ चुभती हुई महसूस होती। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। वह बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि मेरे पति को मरे हुए 7 साल हो चुके थे। मैं घर आ गई और रात को अपने पति की कमीज लेने लगी तो मुझे कुछ चुभन सी हुई। जैसे मैंने कमीज की जेब में हाथ डाला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके अंदर। मेरा नाम रिया है और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन टीना की शादी थी। हम 2 बहनें और एक भाई हैं। ये हमारे घर में पहली शादी थी। आज मैंने सोच रखा था कि अपने जीजू से जूता चुराई की रस्म में पूरे 51,000 लूँगी, क्योंकि वह बहुत अमीर थे। मेरे जीजू एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पर नौकरी करते थे। अभी मैं अपने जीजू के जूते चुराने के बारे में सोच ही रही थी कि मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने देखा मम्मी मुझे परेशान सी लग रही है और उनकी आंखें भी सूजी हुई थी। मैंने पूछा, मम्मी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मम्मी ने मेरे पूछने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। फिर मम्मी ने मेरे हाथ में एक खत थमा दिया। मैंने जल्दी से खत खोलकर देखा तो खत टीना दीदी का था। उनकी तरफ से उसमें लिखा था कि मम्मी, मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने खत लिखा है। मैं रौनक से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो किसी और लड़के को प्यार करती हूँ और पसंद करती हूँ। मम्मी, आज उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं उसके साथ घर से ना भागी तो वह जहर खाकर अपनी जान दे देगा। मम्मी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ कि इस तरह से आपकी बहुत बदनामी होगी। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी दीदी का खत पढ़कर कांपने लगी थी। मम्मी बोली कि रिया, क्या तुम्हें अपनी बहन की करतूतों का पता था? मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मम्मी, कसम से मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, वरना मैं दीदी को कभी इस घर से नहीं जाने देती। मम्मी कहने लगी, देखना, तुम्हारे पापा की इज्जत नीलाम हो जाएगी। बेटी, बताओ इस हाल में हम क्या करें? मैं बोली, मम्मी, मैं नहीं जानती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, अपने बाप की इज्जत बचा लो और अपनी बहन की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। मुझे मम्मी से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बोली, मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी ये बात मान ली और यह शादी कर भी ली तो खुद सोचिए, जब मेरे ससुराल वाले को इस बात का पता चलेगा तो वह मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वह तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं, वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम अपने बाप की अर्थी उठना देखना चाहती हो या फिर ये दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठना चाहती हो? मैंने दुल्हन के जोड़े की तरफ देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ना चाहते हुए भी अपने बाप की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ी। आखिर मेरे पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे विदा कर दिया। वह नहीं जानते थे कि मैं टीना नहीं बल्कि टिया हूँ। कुछ ही देर में मैं विदा होकर रौनक के घर पहुँच चुकी थी। मेरी सास मुझे मेहमानों में बिठाकर कुछ रस्में पूरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने सर दर्द का बहाना बना लिया और रौनक से कहा कि मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। फिर रौनक ने अपनी माँ से कह दिया कि अब बाकी की रस्में सुबह कर लेना, और मुझे मेरे कमरे में लाकर बिठा दिया। और थोड़ी देर के बाद ही रौनक भी कमरे में आ गए थे। उन्होंने जल्दी से मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखकर एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गए। वह तो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थे। फिर उन्होंने बहुत देर के बाद जो शब्द कहा वह मेरे दिल को सुन कर निकले काफ़ी थे। वह बोले, तुम टीना की छोटी बहन हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? कुछ बताओ मुझे। मैं रोते हुए बोली, दीदी आज घर से भाग गई है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। मम्मी को उनका खत मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था
कि वह किसी और लड़के से मोहब्बत करती है, इसलिए उसके साथ घर छोड़कर जा रही है। उस टाइम हम भी बहुत परेशान हो चुके थे। मम्मी को पापा की इज्जत की फिक्र थी, इसलिए मेरे सर पर दुपट्टा डालकर मुझे मंडप में बिठा दिया था। रौनक ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, जब पंडित जी ने फेरे करवाए थे तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि वह टीना की जगह रिया कर रही थी, मगर तब मैंने सर झटक दिया था कि ये मेरा वहम है। मैंने रौनक से कहा कि मम्मी ने इस बारे में पंडित जी से बात की थी। पंडित जी को सब पता था, इसलिए मेरी शादी में पंडित जी ने मेरा ही नाम लिया। मम्मी ने शादी के टाइम खाना टेबल पर लगा दिया था ताकि खाने की वजह से किसी का ध्यान मेरे नाम की तरफ ना जाए। रौनक ने कहा, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है? मैंने कहा, मुझे डर सता रहा है कि आप और आपकी फैमिली मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। फिर रौनक कहने लगे, रिया तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और इस बात की सबूत इसके लिए काफ़ी है कि तुमने अपनी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और अपने माँ बाप को बदनामी से बचा लिया। और अगर आज बारात खाली वापस लौटती तो यकीनन हमारी भी बदनामी हो जाती। तुमने हमें भी तो बदनामी से बचा लिया है। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो और तुम्हें मुझे अपनाने में कोई समस्या नहीं है। मैं तो रौनक की बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि क्या कोई सच में इतना अच्छा हो सकता है। अब मुझे भी तसल्ली हो गई थी। तब रौनक ने मुझे अपना मोबाइल दिया और कहने लगे, तुम आराम से अपने घर बातें कर लो और अपनी माँ को बता दो कि रौनक को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने घर पर मम्मी को फ़ोन लगाकर बातें की तो मम्मी रोने लगी, कहने लगी, जब से तुम विदा होकर गई हो मैं सूली पर लटकी हुई हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन करके अपने बारे में बता दिया। सच जानने के बाद भी रौनक ने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, मगर जब मेरी असलियत सुबह ससुराल वाले को पता चली तो सब ने बहुत ऐतराज़ किया। मेरी सास तो कहने लगी कि बेटा इसे अभी के अभी डिवोर्स देकर अभी घर से निकाल दो। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि धोखा नहीं चलेगा। यह रिश्ता नहीं हुआ कि जैसे दुकान से कोई चीज़ लेने गए हैं और हमें दिखाया कुछ और दिया कुछ और। तब रौनक ने सबको तसल्ली दिलवाई थी। उन्होंने सबसे कहा, मुझे टीना से भी ज़्यादा रिया अच्छी लगी है। अगर आप में से किसी ने इसके साथ बुरा किया तो मुझे बहुत दुख होगा। फिर रौनक ने बहुत बड़ा रिसेप्शन पार्टी भी किया था। यह सब देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया और रिसेप्शन पार्टी के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो मैंने महसूस किया कि मेरी सास अभी भी मुझसे खिंची खिंची सी रहती हैं, मगर रौनक ने अपनी माँ को मजबूर कर दिया था कि वह मेरा ख्याल रखे, इसलिए आखिरकार मेरी सास का भी दिल पिघल ही गया था। अब हम दोनों सास बहू में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरे पति फौज में थे और वह स्पेशल ड्यूटी पर तैनात थे और स्पेशल ड्यूटी वालों की तो कभी भी छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे ड्यूटी होती है। उन्होंने मुझे हर खुशी दी थी। वह कभी मुझे घुमाने ले जाते तो कभी शॉपिंग कराने के लिए। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। फिर वह अपनी ड्यूटी पर चले गए। उनके जाने के बाद भी मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बहू मेरा बेटा तो अब ड्यूटी पर चला गया है, लेकिन तुमने खुशखबरी अभी तक नहीं सुनाई। मैंने अपनी सास को बताया, अभी तो कोई खुशखबरी नहीं है। ये सुनकर मेरी सास ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की निशानी मेरे पास हो। बेटी तुम ऐसा करो, कुछ साल के लिए रौनक के पास चली जाओ, तब तक मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे बेटे रौनक को सरकारी क्वार्टर तो मिल ही गया है, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। रौनक को भी औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मुझे अपनी सास से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वह हमेशा मुझे मेरे पति से दूर रखेंगी और उनके पास नहीं जाने देंगी, मगर उन्होंने मेरी सोच को गलत साबित कर दी। मेरी सास ने उसी दिन रौनक को फ़ोन करके कह दिया कि रिया का भी अपने साथ रहने का इंतज़ाम करे। रात को मुझे रौनक की कॉल आई और वह बहुत खुश लग रहे थे। वह कहने लगे, जब से मैंने खुशखबरी सुनी है
कि तुम मेरे पास रहने के लिए आ रही हो। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। मैं कल से सारे इंतजाम कर लूँगा और फिर आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मुझे यह सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। खैर, जो भी था, मैं बड़ी खुश थी। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। मेरी सास भी मुझे देखकर मुस्कुराती थी। शाम हुई तो रौनक के नंबर से फ़ोन आने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो किसी ने हेलो कहा था, लेकिन यह आवाज़ मेरे रौनक की नहीं थी। मैं अचानक से घबरा गई। मैं बोली, जी कौन? उधर से आवाज़ आई, आप रौनक के घर से बात कर रही हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि आपका पति रौनक देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया है। वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह शब्द मुझ पर गोली की तरह चल रहे थे। मेरी सास ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। उन्हें भी अपने बेटे की शहीदी के बारे में पता चल गया। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वह भी हिचकियाँ ले रही थी, मगर मुझे रोने से मना कर रही थी। वह कहने लगी, बेटा अब बस करो, अब मत रो। यह ना हो कि कोई और तुम्हारे आंसू देखकर घबरा जाए और अपने पति को देश की सेवा करने से रोक ले। मैं तो उनके हौसले को देखकर हैरान होती जा रही थी। रौनक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं खुश थी कि मैं एक शहीद की पत्नी हूँ, मगर दिल था कि संभलता ही नहीं था। वह सदमे से बाहर आता ही नहीं था। मेरे पति रौनक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे लोगों के सामने रुस्वा होने से बचाया था। उन्होंने मेरे माँ बाप की लाज रखी थी। फिर मैं कैसे ना उस इंसान से मोहब्बत करने लगती। मैं अपनी सास से कह दी थी कि मैं रौनक के बाद आपका सहारा बनूंगी। मेरे कमाने की नौबत नहीं आई थी, क्योंकि रौनक की पेंशन आने लगी थी और उसी से घर का खर्चा चल रहा था। मेरी सास अक्सर कहती थी कि रौनक का कोई बच्चा होता तो हमारी गोद में खेल रहा होता और हमारे घर में इतनी उदासी ना होती। मैं भी यही सोचती थी कि काश रौनक जाने से पहले मुझे अपना वारिस देकर चले जाते। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए। मम्मी ने मेरी सास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि आप मेरी बेटी की दूसरी शादी की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि आगे पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी है। कल को हम भी मर गए और आपको भी कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी इजाज़त है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हो, मगर जब इसकी शादी होगी तो मुझे भी ज़रूर बुलाइएगा। मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई थी, मगर मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैं बोली, मम्मी, रौनक ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं अपने मरे हुए पति की बात नहीं टाल सकती हूँ। मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। फिर मम्मी और पापा ने मुझे ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उनके साथ नहीं गई। मेरे पास ज़िंदगी बिताने के लिए रौनक की बहुत सारी यादें थी। अब मैं हर रात रौनक की तस्वीर और उनके कपड़ों को गले से लगाकर सोती थी और उससे ढेरों बातें किया करती थी। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के 7 साल बीत गए। अब मेरी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मैं उनका बहुत ख्याल करती थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि रिया, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, देखो कितनी कमज़ोर हो गई हो। मैं उनकी बात टाल दिया करती थी। एक दिन मेरी सास कहने लगी, अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी बच्ची, तुम शादी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं मरकर दीप की आत्मा के पास जाऊं तो वह मुझे देखकर मुंह फेर ले और मुझसे सवाल करे, आप मेरी पत्नी को किसके सहारे छोड़कर आई हो? मैंने सास से कहा, आपको आपके मरे हुए बेटे की कसम, आपने आज के बाद मेरी शादी का नाम लिया तो। अब मेरी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी थी। जी घबराया करता था, मगर मैं अपनी बीमारी का नज़रअंदाज करती थी। लेकिन यह सब कुछ मेरी सास की निगाहों से नहीं बचा था। वह कहने लगी, मेरी बेटी, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हो। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। मैंने मना कर दिया था, मगर आज तो मेरी सास बच्चों की तरह जिद करने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हें हर हाल में
डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। और वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बोली, मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हो। यह बात सुनकर मैं और मेरी सास हम दोनों हक्का बक्का रह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर दवाइयों के बारे में बताती रही और सावधानी के बारे में कहती रही, मगर मेरे पल्ले उनकी कोई बात नहीं पड़ रही थी। मेरा दिमाग इस बात पर ही उलझ गया था कि कैसे यह मुमकिन हो सकता है। खैर, हम दोनों सास बहू घर आ चुके थे। सारे रास्ते हम दोनों चुप रहे। घर आकर मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम इस बच्चे के बाप को फ़ोन करके बुला लो और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी तो तुम मेरी फिक्र ना करना। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, माँ, रौनक मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द थे। उसके बाद मैंने कभी किसी आदमी से अपना रिश्ता बनाने के बारे में नहीं सोचा। शायद डॉक्टर झूठ बोल रही है। मेरी सास मुस्कुराने लगी और बोली, बेटी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अभी जवान हो। मैं जानती हूँ तुम्हें ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही ढूंढ लिया। बेटी, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, फिर तुम क्यों घबरा रही हो? मैंने कहा, माँ, मैं रौनक की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अब मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगी थी, ये तो बहुत फिक्र की बात है। ना जाने हमारे घर पर कौन घात लगाकर बैठा है। मेरी सास कहने लगी, हमें मुजरिम को ढूंढना ज़रूरी है। आज से ना तुम सोना और ना ही मैं सोऊंगी। फिर देखते हैं ये सब क्या है, किसका किया धरा है। रात हुई तो मैंने प्लान के मुताबिक अपने पति की तस्वीर और कपड़े अपने सीने पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। करीब रात के 2 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आदमी मेरे कमरे में आया है। उसके हाथ में मुझे एक रुमाल नजर आया था। कमरे की खिड़की से अंदर आने वाला आदमी मेरी नाक पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश करने वाला था, मगर मैं उठकर बैठ चुकी थी। सामने नज़र पड़ी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति रौनक मेरे सामने खड़ा था। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास कमरे में आ गई थी और अपने बेटे को देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वह रौनक के गले लग गई। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? जबकि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। रौनक कहने लगे, माँ, आप तो जानती हो ना, मैं एक जासूस हूँ। मैं देश की खातिर दुश्मनों की जासूसी करता था। जब उन दिनों मेरी शादी हुई तो मेरे बड़े ऑफिसर को पता चला कि हमारे देश में दुश्मन घुस आए हैं जो रोज़ हमारे राज को हासिल करके देश का माहौल ख़राब करना चाहते थे। मैं माहिर जासूस था, इसलिए मुझे वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर आपने फैसला किया कि रिया को मेरे पास भेजना है, इसलिए मुझे अपनी मौत का झूठा नाटक करना पड़ा था। माँ, मेरे साथ जो लड़का मिशन में था वह शहीद हो गया था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसका पूरा चेहरा भी झुलस गया था, इसलिए मैंने ये कह दिया था कि वह मेरी लाश है, क्योंकि उस मिशन पर मेरे बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी और यह भी हो सकता था कि मेरी लाश भी आपको ना मिलती। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मैं उस मिशन में कामयाब हो गया और बच गया। अब मैं वापस आना चाहता था, मगर आप दोनों से शर्मिंदा था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। बस फिर मैंने प्लान बनाया कि जब रिया प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप लोग बच्चे के बाप की तलाश करते करते मुझ तक पहुंच जाओगे, और आज वही हो गया। माँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। वह दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। मेरी सास कमरे से चली गई तो रौनक मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे माफ़ नहीं करोगी? मैं कहने लगी, आपको पता नहीं है पिछले 7 साल मैंने आपके बिना कैसे बिताए हैं। बिना सहारे के मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 खूबसूरत साल गम के हवाले कर दिए। रौनक कहने लगे कि तुम बिल्कुल सच्ची हो, मगर एक बार मैंने तुम्हें अपना बनाया था जब तुम उस ज़िंदगी से हार बैठी थी और बहुत घबराई थी। आज मैं घबराया हुआ हूँ, तुम मुझे अपना लो।
उसके बाद मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैं आज एक 2 जुड़वा बेटी की माँ बन चुकी हूँ। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत दिन है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा पति मुझे लौटा दिया था और आज मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।